नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। समुद्री खतरों पर 8 तकनीकी सत्र आयोजित। बालासोर छात्र आत्मदाह पर बीजद से राष्ट्रपति की मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू ने एम्स भुवनेश्वर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। आइए देखते खबर विस्तार से। समुद्री खतरों पर 8 तकनीकी सत्र आयोजित। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में BIMSTEC पोस्ट समिट का दूसरा सर्वेक्षण शुरू हो गया है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बताया कि इस बार का आयोजन समुद्री खतरों और क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित है। आज और कल इस सम्मेलन में कुल 8 तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें समुद्री खतरों और सहयोग से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बालासोर छात्र आत्मदाह पर बीजद की प्रतिक्रिया। ओडिशा के बालासोर में एक छात्र द्वारा आत्मदाह की घटना ने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया है। अब इस संवेदनशील मामले को लेकर बीजू जनता दल का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी से मिला। बीजेपी नेता सुल्तादेव ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि ये बेहद शर्मनाक है कि ओडिशा जैसे राज्य में महिलाएं और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। हमने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। देखिए, बीजू जनता दल की तरफ से मैं, स्नेहगिनी छुरिया और प्रमिला मलिक जी, हम तीनों गए थे मिलने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी नहीं जानते थे। राष्ट्रपति इस मिट्टी के ही लड़की है, इस मिट्टी के बारे में उनको सब पता है। मगर ये इतना शर्मनाक बात है कि रोज उड़ीसा में 15 महिला और दलित, आदिवासी और नाबालिग के ऊपर दुष्कर्म हो रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। करीबन एक साल में 3054 केसेस हुए हैं। ये बात भी हम लोग राष्ट्रपति को बताए और बालेश्वर के गोपालपुर के बारे में भी बताए। और राष्ट्रपति जी ने खुद अपने पास गवर्नर को बुला के रखे थे, गवर्नर भी बैठे थे। और गोपालपुर इंसिडेंट के साथ साथ बालेश्वर इंसिडेंट जो इतना सेंसिटिव है, इतना यही वो खुद भी चकित रह गए। उनको हम जब बोले कि ये लड़की के साथ ऐसे ऐसे हुआ, और खासकर अगर देखा जाए तो जो टीचर है, शिक्षक होते हैं और जो जहां पर पढ़ाई होता है, ये सरस्वती जी का मंदिर होता है। सरस्वती के मंदिर में अगर ऐसा काम हो तो कहाँ जाए लड़की जो पढ़ाई करने के लिए जाती थी। कितना सपने थे उसके, कितने सपने उसके परिवार वाले संजोए होंगे। सारे सपने उसके जल गए, राख हो गए। और देखिए, ये जो केसेस हुआ ना, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता था। खुद वो मीडिया में बोल चुकी है, खुद वो सबको ट्वीट किए। ये हमारे उड़ीसा के शिक्षा मंत्री को किए हैं, ये केंद्र के शिक्षा मंत्री को किए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किए हैं, NCW को किए हैं, प्रताप षडंगी जी को किए हैं। और सबको, किसी को नहीं। अब देखा जाए तो किसी उनके जो मानस दत्त है MLA, उनको भी किए। मगर सब करने के बाद में 1 तारीख को एक न्यूज में, एक पेपर में निकला, कोई नहीं उठा, सब सो गए। हमारे ओडिया में एक बात बोलते हैं, चेई सोई थी वो जे ताकू उठे वो के। न्याय के मामले में आप सब सो गए, कैसे होगा? तो फिर लड़की को कौन न्याय देगा? एक तो वो इतने हरास हुई कि उसको फिर ICC में बुला के, जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में वो बोल रही है, जो प्रिंसिपल को कितना हरास किया गया, उसको बैक लगाएंगे बोले, बाहर क्लासरूम के बाहर खड़ा किए। उसको फेवर चाहिए। इन लोगों को किस चीज का फेवर चाहिए? ये 5000 रुपया देते हैं सुभद्रा में, बोलते हैं हमको फेवर चाहिए, टोपी निकाल के टोपी हिलाओ, हाथ हिलाओ। इनको सब चीज में फेवर चाहिए। क्या फेवर चाहते हो आप लोग? लड़कियों से क्या फेवर? नहीं, ये इस बारे में जब राष्ट्रपति जी को मालूम हुआ, ये बहुत चिंता प्रकट किए। हम आशा करते हैं राष्ट्रपति जी इस बारे में पॉजिटिव एक रेस्पॉन्स दे। जो हुआ है वो, ये जो है ना, ओडिशा का नाम आज सारे भारतवर्ष में, विश्व दरबार में ओडिशा का नाम आ रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी किए थे गोपालपुर इंसिडेंट के बाद। तो
और हम खराब मत कीजिए, ये न्याय दीजिए। मैं तो बोलूंगी कि ये जो चीज हुआ, ये अटेम्प्ट टू मर्डर में सारे जो भी है, वो आईसीसी के भी मेंबर्स जो थे, जो प्रेशर कर रहे थे, क्यों 2-2 बार बुलाने के बाद में वो लड़की आके फिर वो आग लगाई। आज तो उसके माँ बोल रहे कि मास्टर ने आग लगा दिया। ये अगर सच है तो बहुत सांघातिक चीज है, बहुत सांघातिक। पता नहीं ये क्या है इस सच के बारे में, मगर उसकी माँ का स्टेटमेंट हम अभी देख के आए कि वो खुद बोले कि मेरे बेटी को जला दिया गया। अगर ये सच है, बहुत ही ज्यादा ये करने वाली बात है, चिंता प्रकट करने वाली बात है। आज महिला और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू ने एम्स भुवनेश्वर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। एक महत्वपूर्ण मौके पर उन्होंने एक स्नातक डॉक्टरों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टरी एक पेशा नहीं बल्कि सेवा है। समाज और मानवता की भलाई से समर्पित होना ही एक चिकित्सक की सच्चाई सफलता है। राष्ट्रपति ने देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। आज समावर्तन उत्सव में मंचासीन ओडिशार राज्यपाल श्री हरिबाबू कंभमपति जी, ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, भारत सरकार शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग, लोकसभा सदस्य श्रीमती अपराजिता षडंगी, एम्स भुवनेश्वर सभापति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश कुमार, एम्स भुवनेश्वर कार्यनिर्वाही निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष विश्वास, उपस्थित अध्यापक अध्यापिका डॉक्टर और नर्स वृंद, विशिष्ट अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रिय छात्र छात्रीगण, पुरातन छात्र छात्रीगण, छात्र छात्री सभी पितामाता, भद्रमंडली समस्त को नमस्कार, जुहार। धर्मेंद्र जी बहुत भल कथा कहले जे एठी जो छात्र छात्री माने अध्ययन करछंती बा एठी जो माने सब उपस्थित अछंती, जो को माने ओडिशा बाहरु आछंती, मु पचारिबी जो माने ओडिशा बाहरु आछंती आपण ओडिया बुझुचंती तो को माने बुझचंती, ओडिया कहउचंती तो फिर भी ओडिया रे कहबी। मते सिखा जायछि छोट बड़े आउ जेते भाषा पारुछ सिख, निज मातृभाषा महत्व रख। भुवनेश्वर एम्स रो समावर्तन उत्सव रे आपण मानको गहरे उपस्थित होई मुई बेस खुशी। मु आपण मानको हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँगी एवं डिग्री लाभ करिथिबा छात्र छात्री को बहुत बहुत अभिनंदन जनाऊँगी। जो छात्र छात्री माने स्वर्ण पदक लाभ करछंती मु तांको विशेष अभिनंदन जनाऊँगी। मु देखी खुशी हेली जे छात्र मानक तुलना छात्री माने अधिक संख्यार स्वर्ण पदक लाभ करछंती। विभिन्न क्षेत्र परी मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में आम झील मैंने भल प्रदर्शन करने निश्चित भाव में उत्साहजनक। मु आशा करुछि आम झील मैंने अधिकरू अधिक संख्यार डाक्तर होई जत्न सहकारे रोगी सेवा करिवे। इतिहास कहूछि जे माँ माने भौणी माने सेवार प्रतीक। जदि झील माने डाक्तरी पाठ पढ़ा मते लगुछि कि सेवा आहुरी जोरजार हेब, आहुरी जत्नशील हेब। यही अनुष्ठान रे जो दिन शिलान्यास होइथिला से दिन मु मध्य एठार उपस्थित थिली। धर्मेंद्र बाबू सहित आमे एका सहित विधानसभा रे थिले, मु मध्य थिली। सेते बेले एही स्थान जनशून्य होई पड़िथिला। आज किंतु यही स्थान को चिन्ही हो नहीं। कोठाबाड़ी एवं गछपत्र शोभित यही स्थान बेस आकर्षणीय लगुच। दैनिक यहाँ अध्ययन शह शह छात्र छात्री
एवं चिकित्सा पई हजार हजार लोक आसुचंती। यही अनुष्ठान भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री दूरदृष्टा जननायक सम्मानस्पद अटल बिहारी वाजपेयी को अवदान से निजे आसी एठारे भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। सेतेबेले सुषमा स्वराज जी स्वास्थ्य मंत्री थिले। ओडिशा प्रति तांकर खूब आंतरिकता थिला। तांको स्वप्न सार्थक होइतबा देखि मो अत्यंत आनंदित। यही शुभ अवसर में मु अटल बिहारी वाजपेयी प्रति गभीर सम्मान जनाऊँगी, श्रद्धांजलि जनाऊँगी। आज सारा भारतर विभिन्न राज्य में अनेक एम्स स्थापित होइछि। यही अनुष्ठान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं अभिज्ञ डाक्तरों माध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करुछि। एम्स केवल देशवासी को उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाउछि ता नुहे, अन्य देशर लोक माने मध्य चिकित्सा पाई एम्स आसवा को आग्रह प्रकाश करुछु। कारण जमती कि स्टूडेंट माने ओडिशा एम्स रे पाठ पढ़ा आग्रह प्रकाश करछंती, सेमिति बहुत विदेशी लोक एम्स रे चिकित्सा पाई आग्रह प्रकाश करछंती। तार कारण एम्स रे स्वल्प खर्च रे गुणात्मक चिकित्सा सुविधा मिली पारुछि। मोर विश्वास एम्स रो स्वास्थ्य सेवा भित्तिरे भारत पृथ्वीर एक अग्रणी हेल्थ केयर डेस्टिनेशन रे परिणत होइछि। Ladies and gentlemen, I am glad to know that over the last 12 years, this institute has grown significantly. What it patient care, be it patient care, medical research or social welfare activities, the institute has earned many accolades and has won hearts of the people of Odisha and the neighboring states such as West Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand and others. I am told that in AIIMS Bhubaneswar, over 10 lakh outdoor patients have received treatment over the last 1 year. Also, 17 lakh diagnostic tests and 25,000 surgeries has been conducted. I am glad to know that this institute functions with a large number of medical departments and various services. There are many specialties and super specialties delivering holistic health care across all disciplines. I have been informed that the World Health Organization has recognized the excellence of AIIMS Bhubaneswar with the Asia Safe Surgical Implant Consortium QIP Award for maintaining high standards in surgical instrument and implant reprocessing. The institute has also received the National Kayakalp Award from the Government of India for exceptional sanitation and other hospital services for 5 consecutive years. The institute has also demonstrated excellence in quality research. Many doctors of the institute have earned fame in the field of social service through medical care. I had the pleasure to giving Padma Shri Award to Dr. Ashok Kumar Mahapatra, ex-director of this institute, a few months ago in Rashtrapati Bhavan. I appreciate the efforts of the current director and his team, and I hope that they will continue to excel in their fields. सजन मंडली मोर बाल्यावस्था मो गाँव रे कटिछि एवं मु गाँगंडा सहित जोड़ी होई रहिछि। पिलाबेले मु देखिछि गाँ लोक माने शिक्षक, पुलिस, वकील और डाक्तरों को भारी आदर करती। गाँ लोक माने सबुठारु अधिक सम्मान दियंती डाक्तर मानकु। डाक्तर माने ही रोगी मानकु जंत्रणा मुक्त करती एवं रोग मुक्त करती। आम गाँ गहरी रे डाक्तरों को भगवान मानती। भगवान को आमे देखी नहीं, भगवान को इमेज को आमे प्रणाम करछु, फूल चंदन देउछु, भक्ति करुछु, तांको सामने प्रेयर करुछु। शुणो बा शुणो नहीं मो कथा मु दिए कही नयनर
लुह जाए नयने सुखी किंतु मु भावुछि ए डॉक्टर तांको रिप्रेजेंटेटिव होई जनता पाखक जाइकरी जनतार सेवा करछंती तेणु करी शायद कि डॉक्टर को भगवान को आख्या दिया जाए कह जाउछि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड ये गॉड रो रिप्रेजेंटेटिव है कि आज भी लोक विश्वास करछंती तेणु आमे तो भगवान को देखी नहु तेणु ये भगवान रूप रे आमको आसिक आमको सेवा करछंती हमर जंत्रणार उपशम करछ तेणु आज भी लोक माने गाँ गहरे ये परी कथा प्रचलित अच्छी एवं ताको से माने विश्वास मध्य करंती श्रेय छात्र छात्रीगण आज ठारू डाक्तर तुम मैंने सब डाक्तर हेल एवं रोगी सेवा करने स्वीकृति पाइल मु अनेक अवसर में कही जे डाक्तर एक वृत्ति नुहे एक व्रत जैसे कि माँ माने व्रत बांधती एवं तांकर मनस्कामना पूरण न हेबा पर्यंत से माने ताको बांधिकी रखि थांती किंतु ये जो व्रत आपण माने बांधी ये जीवन सारा पाई बांधी तेणु तार जो नीति नियम अच्छी आपणकर जो सेवार जो परिवार जो वृत्ति अच्छी कर्तव्य अच्छी ताकू आपण को पूरा जीवन सारा पालन करिया को पड़िबो काहेकि ना सरकारी हिसाब रे जो माने सर्विस करती दिन ना दिन सरकारी हिसाब रे रिटायर्ड करती किंतु डाक्तरंकर सेवार कौन सी अंत नहीं से माने शेष निश्वास पर्यंत से माने सेवावृत्ति करती तेणु मु भावुछि ए व्रत आपण माने बेखूबी पालन करिवे सेवा को जीवन व्रत भाव ग्रहण कले ही लोक मानक उपयुक्त सेवा प्रदान करा जाई पारिबो डाक्तर माने सेवा पाई एवं गवेषणा पाई बहुत सम्मान पाती से सब भल कथा किंतु रोगीटी रोगमुक्त हेले ता मुहरे जो हस फुटे एवं डाक्तर हृदय जो संतोष जात हुए ताठू बड़ पुरस्कार आउ किछि नहीं रोगी और तार परिवार वर्ग डाक्तर सेवा को केबे भी भूली पारती नहीं पिला माने आज तु मैंने गोल्ड मेडल पाइल सर्टिफिकेट पाइल ए गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट पाइबार साक्षी आम माने रहिलु किंतु जेते बेले तुमे सब निज कर्तव्य जा सेवारे जोग देव सेते बेले ए मेडल तुम आलमारी रे किंबा आटाची रे रही जब किंतु तुमे केते जेन मेडल पाइब तार हिसाब नहीं से मेडल केते लोकंकर शुभकामना रूप रे केते लोक रोगी मानकर परिवार रो आशीर्वाद रूप रे ए तार कलना नहीं तो माने जिते बड़े ए रास्ता रे ए प्रोफेशन को तुम्हें सिद्धांत नेल ए प्रोफेशन रे जीवा ए प्रोफेशन रे जीवा पाई तुम पाखरे बहुत ऑप्शन थिला जिंदगी रे आगो को बढ़िया को हेले अर्थ उपार्जन करिया को हेले सोशल रेस्पेक्ट पाइबा को हेले बहुत सारे ऑप्शन अछि तुम्हें ए ऑप्शन को चुनिल मु धन्यवाद देवी तुम मान को एवं तुम परिवार मान को कि ए सेवार ऑप्शन तुम्हें चुनी किंतु यार बहुत चैलेंज रही बहुत सारे प्रोफेशन अच्छी 10टा ରୁ 5टा करो आराम से बस किंतु यार कौन सी आराम नहीं 24 घंटा ड्यूटी मु जाने डॉक्टर मान को शिफ्ट ड्यूटी अच्छी किंतु केते बड़े एमिति रोगीटी आसीबो फोन जीव सार मैडम आपण को आसवा को पड़ो आपण जेते गभीर निद्रे थांतु किंबा खाइबा बसी थांतु जदि मिनटिया देरी हो जाए ताहले कोना कौन घटना घटी जीव तेणुक ये जो चैलेंजेस को आपणे नहीं छो तेणुक मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी और ये जो चैलेंजेस को जीवन सारा पाई निभेबा को पड़ो आज अवार्ड को छाती रे
बोहीकरी तुम्हें चलुछ हाथ में सर्टिफिकेट नहीं करी चलुछ किंतु से तार सर्टिफिकेट देखा जीव नहीं लोके आत्मीय भाव में ताको हृदयंगम करेंगे एवं तुमको जो आशीर्वाद देवे जो शुभकामना देवे तार किसी मूल्य तार कौन सी अमूल्य मूल्य से तार कंपेयर नहीं आम जिते जाइछु जिते देखुचु डॉक्टर किए कहते मुझे से डॉक्टर पाक नहीं जाओ से डॉक्टर दीपद कथा कहले दीपद कथा कहले एवं दुईटा मेडिसिन लिखिदे मु भल हो जो विश्वास रही तांकर जो श्रद्धा रही जो सम्मान बढ़िबो सेथिपाई तुम मानकर कमिटमेंट तुम मानकर सेवा बहुत आज बहुत पिला माने आज गोल्ड मेडालिस्ट पाई ना किंतु गोल्ड मेडालिस्ट न पाई लोक भी ये जो सम्मान रो से अधिकार हो पारिबो तांकर परिश्रम बल रे तांकर कमिटमेंट बल रे तांकर सेवा बल रे तेणु मु आशा करी जी आपणकर ये सेवा कायम रहिबो शेष पर्यंत से जो सैटिस्फैक्शन मिलिबो तार कौनसी कंपेयर नहीं से जो संतुष्ट मिलिबो से जो सैटिस्फैक्शन मिलिबो अर्थ सहित या कौन सी जिनस सहित ताकू तुलना करा जाई न पारे। स्वजन मंडली एवं छात्र छात्रीगण भेषज विज्ञान क्षेत्र में होता नुआ नुआ गवेषणा द्वारा अनेक रोगर चिकित्सा निवारण पथ सुगम होनेक महामारी प्रकोप ह्रास करा जाई पारी बसंत कुष्ठ पोलियो जख्मा आदि रोगर कुप्रभाव आगपरी आउ नाही एवं केतेक रोगर मूल उत्पादन करा जायछि सेथिपई डाक्तर गवेषक स्वास्थ्य और सामाजिक कर्मी एवं सरकार प्रशंसार पात्र। केतेक लाइफस्टाइल डिजीज वर्तमान चिंतार कारण है। आजिकाली विभिन्न वर्गर लोक माने मानसिक चाप मध्य दे गति कर छात्र छात्री मानक उपरे पाठर चाप थिबा बेले कर्मचारी मानक पाठरे कामर चाप रही केतेकांश सामाजिक रीतिनीति मध्य आम माँ भौणी मानकर मानसिक चापर कारण रही मानसिक चाप अनेक समय लोक मानक अवसादग्रस्त करुछि। मानसिक अवसादर चिकित्सा पाई केवल औषध नुहे सचेतनता बा काउंसिल रो आवश्यकता रही। मानसिक शांति पाइबा को हेले आम जीवनशैलीर परिवर्तन आवश्यक रही। योग प्राणायाम परी आम भारतीय जीवन पद्धति को आपणेले ए सबु आम मुक्त पाई परिबा। आम योगयुक्त हेले रोग मुक्त होई परिबा। आपण माने ए विषय रे लोक मान को सचेतन कले से माने मानसिक अवसादर मुक्ति पाई परिबे। अन्य एक रोग जहाँ चिंताजनक हो पड़ी ताहा होछि मेदबहुलता बा ओबेसिटी। यह मध्य एक लाइफस्टाइल डिजीज। श्रृंखलित दिनचर्या खाद्यपेय संयम और नियमित व्यायाम द्वारा ए व्याधि मुक्ति मिल पार। आपण माने ए दिगरे समाज रे सचेतनता सृष्टि करेंगे बोली मु आशा करुछि कारण लोक मानक उपरे डाक्तर मानक परामर्शर प्रभाव यथेष्ट पड़ी था। डाक्तर गोटे उपदेश अक्षरे अक्षरे लोक पालन करेंगे तेणु आपण माने मध्य तांको उपदेश देले हुए तो से जीवन परिवर्तन हो पार। स्वजन मंडली आपण माने सारा पृथ्वीर समस्या विषय चिंता कला बेले स्थानीय समस्यार समाधान प्रति दृष्टि देवा उचित। स्थानीय समस्यार समाधान करिपारिले विश्व समस्यार समाधान आपे आपे हो जिवो। आपण माने जानिछंती ओडिसा रे अनेक वर्गर आदिवासी भाई भौणी माने बास करछंती। आदिवासी समाजर सुख दुख सहित मु भल भाव संपृक्त। दुईटी रोग आदिवासी समाज रे बहुल भाव देखा देछि। गोटे होछि जापानीज इनसेफेलाइटिस अन्यटी सिकिल सेल एनीमिया। ए दिगरे केंद्र और राज्य सरकार बहुविध पदक्षेप ग्रहण करछंती। एही रोग संबंध में अधिक गवेषणा करने आवश्यक। यार चिकित्सा उपरे जेतिकी गुरुत्व दिया जावा कथा ताठारु अधिक गुरुत्व यार निराकरण बा काउंसिलिंग उपरे बेसी देवार आवश्यकता रही। छात्र छात्रीगण भारतीय संस्कृति रे सर्वाधिक
गुरुत्व सेवा को दिया जायछि। ए समावर्तन समारोह पर तुम मैंने जिते कर्मक्षेत्र जोग देव सेतेबेले सेवा को सर्वाधिक गुरुत्व देव बोली मु आशा करुच्ची। तुम मानकर उज्जवल भविष्य और अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति कामना करी मोर वक्तव्य सांग करछि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी। नेशनल आइए बढ़ते अगली खबर की। पीएम मोदी ने दिया जियो और जीने दो का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को न सिर्फ शांति और सह-अस्तित्व का संदेश दिया बल्कि ये भी दिखाया कि भारत की सहनशीलता को उसी कमजोर समझने की भूल कोई न करे। एक वरिष्ठ नेता का कहना है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को जियो और जीने दो का संदेश दिया है। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं दुबई यूएई में आके कहना चाहता हूँ कि इस विश्व प्रसिद्ध शहर में आके हमें बड़ी खुशी हुई है। ये शहर को अगर हम लोग सिटी ऑफ फ्यूचर कहें, एक ग्लोबल ट्रेड हब कहें तो गलती नहीं होगी। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, मंच पर विराजमान श्री सतीश कुमार सिवन दुबई में कौंसलर जनरल हैं, श्री वासु श्राफ जी, श्री नरेश भवनानी जी, डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी जी, श्री संजय दुबे सर, श्री शिवशेखर शुक्ला सर, मेरे साथी अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाड़े, डॉक्टर TLA राजा और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों। मैं सबसे जो पहली बात कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम एंटरप्रेन्योरशिप की जो लिमिट्स होती हैं या जेनिथ जिसे कहें, उस कार्यक्रम को एक अंडरलाइन करता है। दुबई में जिस तरह का प्रयास इंडियंस ने किया है वो अपने आप में दैट इज़ अनपैरेलल इन इंटायर वर्ल्ड। और एक संस्कृत की श्लोक से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यायणेन मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। सोते हुए शेर के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप सब लोगों ने भारत का गौरव बढ़ाया है और भारत माँ का माथा ऊंचा किया है, एक बार आप लोगों के बीच में आके हमें लग ही नहीं रहा कि हम अपने देश से बाहर हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ एक दो तीन छोटी छोटी चीज़ें कह दूंगा और बाकी प्रेजेंटेशन मैं बहुत तेज़ी से ख़त्म करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सूत्र वाक्य है जो दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत को लेकर है। वो सूत्र वाक्य है कि यही समय है, सही समय है। नाउ दिस इज द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम फॉर आवर कंट्री इंडिया। और मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। केवल एक राज्य सिक्किम पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को अगर नॉमिनल GDP या रियल GDP के आंकड़ों को देखें, उसमें नॉमिनल GDP में इन्फ्लेशन के आंकड़ों को डिस्काउंट करें, वो सारे आप कैलकुलेशन करेंगे। फॉर द पास्ट डिकेड मध्य प्रदेश हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। और उसी चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सूत्र वाक्य क्या है वो अगर आप जानना चाहेंगे, न थकना है न रुकना है। तो टायरलेसली जिस तरह से लगातार सर खुद मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में पूरी टीम मेहनत कर रही है। मैं केवल छोटे छोटे 2 आंकड़े और आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले 1.25 साल के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी करीब
100,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल कर चुके हैं बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स के लिए। इस बीच में सर ने जो रीजनल इम्बैलेंस है मध्य प्रदेश का, उसको भी कब मैं अभी देख रहा था एयर इंडिया और उनसे बातचीत चल रही है इंडिगो से, तो इंदौर वर्सेस भोपाल की एक अलग टक्कर चल रही थी कि वो फ्लाइट कहाँ से शुरू होनी चाहिए, भोपाल से या इंदौर से। अब आप सोचें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये बात कैसे घर कर गई कि हमारे प्रदेश में इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, समन्वित विकास होना चाहिए, सारे क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और एक रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ पढ़े देता हूँ कि उन्होंने लिखा कि जब तक मनुज का भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो जब तक एक पैरिटी नहीं आती, तो उस पैरिटी को ले आने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव हुए और उन 7 रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव में न उनमें से कोई एक इंदौर में हुआ, न उनमें से कोई एक भोपाल में हुआ। बाद में जाके भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 9 शहरों में हिंदुस्तान में उन्होंने नेशनल रोड शोज़ किए और दुबई की इस विजिट को और बाद में स्पेन की विजिट को मैं जोड़ दूंगा तो 5 अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने रोड शोज़ किए हैं। एक और आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, सर ने 700 से ज़्यादा 700 से ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग बिजनेस ग्रुप्स के साथ में की है और ये संख्या उस संख्या से डिफरेंट है जो सर ने सोमवार और मंगलवार को आप सब लोगों के लिए समय निकाल के रखा है कि व्हेनेवर यू कम देयर इज़ अ मीटिंग। और इसका लक्ष्य जब इतनी मेहनत हुई है तो इसका परिणाम ये निकला है 30,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने लोगों ने कमिट की है। अब उसके बाद भी कहानी रुकती नहीं, वो कहानी मैं आगे आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो मध्य प्रदेश के बारे में जैसे मैंने बताया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है एंड द काइंड ऑफ एनर्जी एंड द काइंड ऑफ enthusiasm आई एम सीइंग हियर एट दुबई, आई बिलीव नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप अस डूइंग इट और ये बहुत जल्दी होगा। इट विल बी सूनर रादर देन द लेटर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में और उसके साथ सर्विस सेक्टर में, उसके लिए जो नेशनल इंटरनेशनल जो अलग अलग तरह के टाइप्स हैं उसको लेके और जिस तरह का एक रेड कार्पेट निवेश के लिए बिछा रखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ों के लिए, तो उसके बारे में बातें कही गई हैं। अगर मैं बात करूं जो नया इनिशिएटिव जिसके बारे में हमारे सीजी साहब ने बताया है, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जिस तरह के डेटा अभी मेरे सामने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-10 साल के अंदर 7 बार विजिट की यूएई की। यूएई के जो हेड हैं उन्होंने पिछले 8 सालों में 4 बार विजिट किया इंडिया का और इन सब के परिणामतः आप देख रहे हैं कि नाउ द न्यू इनिशिएटिव विच इज़ IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे दिल से कह रहा हूँ कि दिस विल बी दी गेम चेंजर। ये बहुत बड़ी चीज़ जो कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट हम ओपन करने जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट टू यूरोप एंड देन फाइनली आगे US वगैरह के नॉर्थ अमेरिका को भी क्लब करेंगे। इसमें मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, रेल, वाटर, एनर्जी पाइपलाइंस और डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सारे इश्यूज़ रहेंगे। देयर विल बी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और उसमें भी आपको पता ही है कि इंडिया, UAE, US I2 U2 की बात भी आपके संज्ञान में है। एक तरह से स्वेज कैनाल के अलावा एक अल्टरनेट आपको क्रिएट यहाँ पे कर दिया जाएगा। मैं इंडिया और UAE के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में सीजी साहब ने बहुत अच्छे आंकड़े दिए। मैं उन्हीं की बात अगर मैं सुनूं तो जो CAGR है, जो इंडिया UAE जो ट्रेड आपस में चल रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को अगर क्लब करें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी CAGR ही सीजी साहब क्लियर करेंगे, डबल डिजिट में चल रही है।
2 अंकों में CAGR है, जो ट्रेड जिस तरह से भारत और UAE के बीच में बढ़ रहा है। और कुछ आंकड़े मैंने यहाँ पे रखे हैं, हो सकता है कि सतीश जी से और करेक्ट करें। करीब 3000 UAE की कंपनियाँ भारत में ऑपरेट कर रही हैं और 40,000 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज UAE में हैं। बाकी डेटा मैं छोड़ देता हूँ, आपके संज्ञान में है। भारत का बहुत बड़ा पार्टनर है UAE, और UAE के हिसाब से भी भारत बहुत बड़ा पार्टनर है ट्रेड का। हम लोग मध्य प्रदेश में क्यों निवेश करें, कल से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने निरंतर जो डिस्कशन की है, तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एक चीज़ें, केवल बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने हाईएस्ट एवरेज स्टेट GSDP की ग्रोथ रेट की बात की। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। तो एक जैसे कहते हैं कि नॉट ओनली, जैसे अभी मैंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की, पर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने की भी मध्य प्रदेश के अंदर पूरी काबिलियत है। और पूरे भारत का, मध्य प्रदेश का 1/3 इलाका फॉरेस्ट कवर के साथ है। पूरे भारतवर्ष के नज़रिए से देखें तो भारत का हर 8वां फॉरेस्ट का इलाका मध्य प्रदेश से आता है। करीब 11-12% टोटल फॉरेस्ट कवर जो इंडिया का है वो मध्य प्रदेश देता है। मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट है, इंडिया का 2nd मोस्ट क्लीनेस्ट स्टेट। इंदौर उस मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे वो जैसे कहते हैं कि वो सिटी स्वच्छता के अवार्ड अब उससे परे हो गया। जैसे कोई एक समय था कि लता मंगेशकर जी को अवार्ड के लिए जाना नहीं, बीच में बाद में आमिर खान वगैरह ने भी इसी तरह का ट्राई किया कि अवार्ड ही नहीं लेना, तो उस लीग में कुछ सुपर लीग वगैरह में चला गया है इंदौर। और बाकी शहरों में भी क्लीनेस्ट कैपिटल हमारे पास भोपाल है। हम 5वीं सबसे बड़ी जैसे कहते हैं कि कंज्यूमर मार्केट है, क्योंकि 5वां सबसे बड़ा हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं डायमंड, कॉपर, गोल्ड भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है, मैग्नीज, इन सारी चीज़ों के, लाइमस्टोन वगैरह बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं लिखे हैं। मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा सीमेंट का मैन्युफैक्चरर है। तो ये सारी परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में हैं। हमारे जो इस सारे इकोसिस्टम को, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को जो सपोर्ट करने वाली चीज़ हैं, वो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि हमारी 43% पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन की एज में है। माननीय मुख्यमंत्री जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। करीब 2 लाख ग्रेजुएट्स हर साल मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश को जो कोई पसंद करेगा तो क्यों पसंद करेगा, बहुत ही लो एट्रिशन रेट है। और एक कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ में ईज़ ऑफ लिविंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। उस नज़रिए से देखें तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। एबंडेंट स्किल मैन पावर है, जिसकी बात मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे यहाँ वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर इंडस्ट्रियल नीड के लिए वाटर सप्लाई अफोर्डेबल रेट्स पे है। और पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, 31 गीगावाट से ज़्यादा पावर है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते मध्य प्रदेश अपनी पावर का जो बुके है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोपोर्शन को लगातार बढ़ा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के 550 गीगावाट के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश को बहुत ही एम्बिशन वाला टारगेट दिया है। और आगे मैं आपको एक बताऊंगा कि वो सारे सोलर पैनल ये सब लगने तो होंगे, 550 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी सोलर पावर से, पर उसके लिए सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए मध्य प्रदेश ने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट दिया है। वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत ही एक्सटेंसिव हमारा रोड नेटवर्क है, करीब 5 लाख किलोमीटर से ऊपर का। बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशंस, IIT, IIMs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पाइसर, बहुत तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व के अवतार हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पर रहते हुए आपके प्रयासों से 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश में, जो पूरे भारत में दूसरे नंबर पे हैं। 932 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, करीब 150 के करीब। मध्य प्रदेश के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब कोई हमें पूछता है कि कौन से क्षेत्र में जाके मध्य प्रदेश में निवेश करें,
तो हम लोग भी कई बार ये बता पाने में, पर मैं आपको यहाँ जो स्लाइड है उससे आपको देख के समझ में आएगा कि सब कुछ जो दिल चाहे। एक पर्यटन विभाग का बहुत ही शानदार विज्ञापन है, आई होप कि शिवशेखर सर अपने आने के पहले उसे ज़रूर चलाएंगे। तो मध्य प्रदेश में आप इस स्लाइड को देखें, सब कुछ जो आप सोच रहे होंगे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फूड प्रोसेसिंग मध्य प्रदेश में काफ़ी पावरफुल है और निवेश की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाइल, गारमेंटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, केमिकल, APIs, फिर लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को देखें तो इन सारे सेक्टर्स में निवेश की बहुत बड़ी संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 18 नई प्रो बिजनेस फ्रेंडली मल्टी इंडस्ट्री अप्रोच वाली पॉलिसी 2025 में हम लोग लेके आए हैं। संजय सर आपको कुछ एक पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो पॉलिसीज़ 18 माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनी हैं, ये स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के बाद बनी हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज इन ऑल अक्रॉस द सेक्टर। और कई सेक्टर्स में आई कैन वाउच फ्रॉम हियर, जिसमें एक मैं स्टार्टअप की पॉलिसी की बात करूंगा और कुछ एक चीज़ें तो संजय सर और क्लियर करेंगे। ड्रोन वगैरह की पॉलिसी शायद किसी और स्टेट में नहीं है, वो मध्य प्रदेश कर रहा है। AVGC की पॉलिसी बड़ी अनूठी सी नई है। फिल्म के बारे में शेखर सर आपको बताएंगे। कुछ एक पॉलिसीज हमारी, जैसे स्टार्टअप की, MSME की बात करूंगा तो यू विल बी सरप्राइज एंड अमेज्ड कि उससे बेटर पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट के पास नहीं है। मैं पॉलिसी के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और MSME पॉलिसी के बारे में कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस आपको 40% से लेकर 10% तक, कुछ कैपिंग उसकी है, वो आप ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा, उसमें आप सब देख सकेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस हम अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले सेक्टर में हैं 1.5 तक आपको मिल सकता है, एक्सपोर्ट के लिए 1.3 तक। आप किसी नॉन इंडस्ट्रियलाइज एरिया, जो फिर से वापस मैं बात दोहराता हूँ कि सभी क्षेत्रों का समन्वित विकास होना चाहिए, उसे देखते हुए 1.3 का फैक्टर। और फॉरेन डायरेक्ट FDI अगर आप लेके आ रहे हैं तो 1.2 का मल्टीप्लायर मिलेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि जिन लोगों की मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट होगा, बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा नहीं कि एक मल्टीप्लिकेशन के बाद बाकी सब प्लस होना है, वो मल्टीप्लिकेशन पर मल्टीप्लिकेशन है। So this gives you a very good opportunity to invest in Madhya Pradesh. We are very responsible state, industrial state. So we are giving assistance to the limit of 50% expenditure in green industrialization. We give support to export freight, but that is 50%. Also, for the first time, we have launched export promotion policy. 25% एक्सपेंडिचर तक का सपोर्ट हम R&D में दे रहे हैं और स्टैंड एलोन अगर यूनिट है तो उसे 25 करोड़ तक की सहायता हम लोग दे सकते हैं। और इंडस्ट्रियल हाउसिंग को लेके भी हम लोग काफ़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं और 40% से ज़्यादा वाइबिलिटी गैप फंडिंग इंडस्ट्रियल हाउसिंग के केस में कर रहे हैं। हमारी जो कम्पिटिटिव एज है वो बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डीरेगुलेशन भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा जैसे कहते हैं कि चैलेंज, और उसको चैलेंज को हेड ऑन स्वीकार किया गया है। हम लोगों ने 3 साल के एग्जाम्पशन इंडस्ट्रीज़ को दी हैं। आप अपने बिजनेस को 30 दिन में कैसे शुरू कर सकते हैं, कुछ एक इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सुविधा दी है। ऑनलाइन GIS का हमारा सिस्टम है डेडिकेटेड। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे ऑनरेबल CM सर के निर्देश के बाद इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल हैं। कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस की गई हैं। और मैं लेबर के बारे में यहाँ पे बात कई बार उठी है। मध्य प्रदेश में 0 मैन डेज लॉस है लेबर को, अगर लेबर की बात करें, और पूरे देश में पहला स्टेट है जिसने लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई हैरेसमेंट नहीं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसने भारत सरकार की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन विश्वास बिल हम लोग नवंबर-दिसंबर 2024 में लेके आए थे। और जन विश्वास बिल का हमारा भरोसा आपके ऊपर है और हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे ऊपर भरोसा करें। तो गैर अपराधीकरण करीब 64 धाराओं में किए गए और नए सिरे से अभी दूसरे एक्ट के ऊपर भी काम हो रहा है, उसमें भी आपको काफ़ी सहूलियतें उसमें देखने को मिलेंगी।
एक आखिरी में ये बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के साथ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मध्य प्रदेश में एक बार आता है उसे मध्य प्रदेश का मोह छोड़ नहीं पाता। वो मध्य प्रदेश उसे एक बार अगर आएगा तो मध्य प्रदेश का होकर रह जाएगा। ये मध्य प्रदेश की खासियत है। एक केवल आपके सामने प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि वॉल्वो आयशर कंपनी 1986 में आई, हम आज 2025 में हैं। इस बीच में उन्होंने 7 ट्रांचेज में अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं। वो कंपनी पिछले 40 साल से मध्य प्रदेश में 7वां 1, 2, 3, 4, 7 निवेश के अलग अलग चक्रों में उन्होंने निवेश किए हैं। तो ये मध्य प्रदेश है। और बीच में मैंने आपको बोला था कि मैं बावई मोहासा रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट की बात जरूर करूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के 550 गीगावाट के संकल्प से जुड़ा हुआ है कि जो पॉलिसी सपोर्ट और सहयोग हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पार्क में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दे रहे हैं। इनिशियली प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज किया गया था भारत सरकार के सहयोग से 220 एकड़ के लिए, लेकिन जिस तरह की डिमांड क्रिएट हुई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमें उसको 3 बार कैबिनेट में जाके 4 गुना बढ़ाना पड़ा। 880 एकड़ का वो पूरा एरिया है। और सर के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों ने उसको ट्रांसपेरेंट वे में उसको अलॉटमेंट की प्रोसेस रखी, तो सारा का सारा एक साथ 1 स्ट्रोक सबके इंटरव्यू करके, और यहाँ मेरे ख्याल से कुछ एक लोग होंगे जो इस बात को वाउच भी करेंगे, एक साथ 1 स्ट्रोक इंटरव्यू करके सबके एक साथ कर दिए गए। और बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, उसका अगला फेज भी हम लोग करीब 650-700 एकड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उसको हम लोग आगे कैबिनेट में लेके आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में फिर से मैं यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश आपका अपना है और मध्य प्रदेश आपको अपना बनाने की इस कोशिश में लगातार डटा रहेगा, जुटा रहेगा। आप मध्य प्रदेश आप आएँ, आपको बिल्कुल आपके जैसे कहते हैं कि देयर विल वैल्यू फॉर मनी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी बात अभी मैंने ज़्यादा नहीं की, लैंड हो, लेबर हो या फिर फाइनेंस वगैरह जो भी अरेंजमेंट हो, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस के सपोर्ट हैं, आपको निराशा नहीं होगी। ईश्वर दुबई में आप सभी लोगों को, यूएई के लोगों को, मध्य प्रदेश और भारत के लोगों को, सभी को ईश्वर पर सानंद रखें, खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की। When I open my eyes to a day of glee, nature's abode is where I want to be. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. Triumph upholds. I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail. For the times when the spirit is at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Power. Passion and pleasure.
The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए, ओनली इमेजिनेशन। फिर बोलते समझ गए तो आर्ट, नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट। आप लोग घूम रहे भेड़ा I am the heart, and I desire it all. मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे। So a lot has been. Thank you, Mr. Dubey, for shedding light on how Madhya Pradesh is positioning itself as a hub of scientific innovation and digital infrastructure. This was amazing. A big hand of applause, ladies and gentlemen. It was very encouraging. Our next speaker is a respected name in the global business fraternity and a key supporter of India-UAE trade relations. We are honored to have with us Mr. Vasu Shroff, Chairman of Regal Group, to share a few words as our guest of honor. Good evening, ladies and gentlemen. Regarding investment in Madhya Pradesh, you heard full details from the delegation. I'm sitting next to Chief Minister Shri Mohan Yadav ji, handsome young Chief Minister of MP. मुझे याद आती है when 1947 पाकिस्तान से हम इंडिया आए थे तो मेरा पहला डेस्टिनेशन उज्जैन था। मैं 7 साल का था, 7 years, और 7 years से लेके 13 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद नासिक देवलरी आया। उज्जैन की मुझे याद बहुत है, और उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है वो याद है, और उज्जैन की क्षिप्रा माता नदी याद है। तो शिप्रा देवी को हम भूल नहीं सकते, एक एक गली भूल नहीं सकते। उस वक्त मुझे याद है, मैं छोटा था, उस वक्त मध्य प्रदेश का नाम था मध्य भारत, आई रिमेम्बर शायद। उसके बाद ये तमिलनाडु बना, ये अपना बॉम्बे प्रोविजन बन गया, महाराष्ट्र बनते के पहले हम तो छोटे थे। मेरे कहने का भाव तो ये है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा फलार शहर है, तालुका है, ज़िला है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जो इन्होंने आपको बताया और जो हमने देखा, अब 1947 और 2025 में इतना फ़र्क है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इंदौर has become स्मार्ट सिटी, मोस्ट क्लीन सिटी, और उन्होंने जो तरक्की की है वो मैं साल में 2 बार जाता हूँ महाकाल, तो इंदौर एयरपोर्ट उतरता हूँ। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, जिन्होंने उज्जैन नहीं देखी, महाकाल नहीं देखा, एक बार ज़रूर चाहिए। और अगर हमारे चीफ मिनिस्टर उधर होंगे उज्जैन में या भोपाल में, आपसे डेलीगेशन ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Shroff. And ladies and gentlemen, as we speak, now the Madhya Pradesh government has already started making wonders here. आज ही के दिन discussions हुए, आज ही के दिन meetings हुई, और सर ने आज ही के दिन MOU sign भी कर दिए. So I think it's a very great moment and a very, very progressive approach by the state. For the MOU exchange, from India and Arab countries Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, wish to call upon Mr. Kapil Suri and Dr. Wael Awad to kindly join us here. And from MPIDC,
Mr. Chandramouli Shukla, Managing Director of Madhya Pradesh Industry. लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, अब वो सुनहरा पल आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। वो क्षण जब इस मंच से हमें सुनने को मिलेंगे वो दृष्टिकोण, वो विचार जो न सिर्फ मध्य प्रदेश की दिशा तय कर रहे हैं बल्कि उसे एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं। एक ऐसा नेतृत्व जिसकी सोच में है विकास का रफ्तार और जिसकी नीतियों में है जन जन की भलाई का संकल्प। आइए जोरदार तालियों में हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, भरपूर ताली से, जो हमें अपने विषय विचारों के साथ संबोधित करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज अमंग्स अस। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत माननीय सतीश कुमार जी, अभी जिनने हमारे बीच आशीर्वाद भी दिया और मैं डबल रिश्ते से बोल सकता हूँ, यहाँ के वरिष्ठ उद्योगपति और हमारे उज्जैन से भी रिश्ता रखने वाले वासु भैया सराफ जी, नरेश भवनानी जी, डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी जी, एसीएस संजय दुबे जी, पीएस शिवशेखर शुक्ला जी, एमपी टूरिज्म माननीय राघवेंद्र सिंह जी, पीएस इंडस्ट्री, इस अवसर पर सुदाम खाड़े जी, इलैयाराजा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी और उससे बड़ी इस सभा को शोभायमान कर रहे स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख उद्यमी हस्तियां, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं ऐसे अभी बैठे बैठे मोबाइल से दुबई का इतिहास देख रहा था। उस इतिहास में 19वीं शताब्दी से ही देखा, उसके पहले तो बहुत पुराने पे कहाँ जाएंगे, लेकिन मछली पकड़ने वाले छोटा सा एक गांव, उस गांव में 19वीं शताब्दी से इतिहास चालू होता है। बाद में 1950 से आसपास थोड़ा सा विकास का रास्ता आता है, लेकिन जैसा वासु भैया भी बता रहे थे कि 50 से 70 के बीच में तेल की उपलब्धता आई, थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन फिर भी ऊंट, गधे और बाकी की सवारियां आम बात थी। और 80 के बाद से लेकर के बदलते दौर में कहाँ तेल से दुनिया को बदलने वाला दौर बदलते हुए बगैर तेल से हमारे इस रेती से आपने तेल निकलने की तो बात सुनी कि रेती में कहाँ तेल निकलता है, लेकिन बगैर रेती के रेती में से नोट निकलते ये पहली बार देखा 80 के बाद से। कोई धन की नीचे की सोने की खदान नहीं है, लेकिन आसमान से बातें करती हुई बड़ी बड़ी अट्टालिका कहीं दिखाई देती है तो दुबई में दिखाई देती है। ये आज बदलते दौर का यहाँ का ये व्यापार व्यवसाय का एक नया तरीका, नया प्रयास है। 1971 के बाद 6 अमीरातों ने मिलकर के यूएई की जो वर्तमान की दशा बदली है, इस बदलती दशा में सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति की विश्व बंधुत्व की भावनाओं को भी अंगीकार करते देखा है। ये बदलते दौर का भारत है जिसमें सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख के साथ जो उदारता का भाव अरब के इस एक तरह से इस तरह से इसको ऐसा ही देखा जा सकता है कि जैसे थोड़ा हमारे अतीत के काल के उस पृष्ठ को पलट के देखें कि ये भारत की विशेषता थी कि भारत और भारत से जुड़े लोग जहाँ भी जाते हैं
मैंने कल भी कहा था कि दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं और वो अपना घर बना लेते हैं अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए। सुनाम धन्य कैसे कैसे नाम यहाँ है। और अंदर की उत्कंठा कैसी है, वो उत्कंठा भी वही बता रही है जैसे वासु भैया बता रहे हैं कि जब आए तो गधे और ऊंट की सवारी थी और आज कहाँ बदल गया, ये मेट्रो से लेके बुलेट और क्या क्या सारे यातायात के संसाधन बदलते दिख रहे हैं। तो वो मेरे से कह रहे कि यहाँ से आप जाओगे तो क्या लेके जाओगे। हमने आपका दिल ले जाएंगे। इतना बढ़िया आदमी मिला कि हमारे लिए आज तक उस प्रेम को बांटने वाला आदमी भी तो मिलेगा। धन दौलत वैभव तो दुनिया में बहुत देखे हैं, लेकिन मन का प्रेम भी तो चाहिए। और ये मन का प्रेम एक दूसरे को संपर्क से जोड़ता है, एक दूसरे के आनंद को बांटता है। दुनिया बहुत छोटी है और ये डिजिटल में तो और छोटी हो गई। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि आदमी तो हिलना डुलना कुछ नहीं करता दिख रहा है। दरवाजे के सारे खिड़की दरवाजे कमरे के सब बंद है और मालूम पड़ा कि करोड़ों रुपए का आवागमन कर रहा है बैठे बैठे, वो हिल भी नहीं रहा है। उसके अपने मन की भाव भंगिमा और हाथ में छोटा सा मोबाइल, सारा हिसाब जमाने का वो अपने मोबाइल से निकाल के कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और अब तो बदलते दौर में मैं याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन हमने देखा कि इस बॉर्डर पे सैनिक भी नहीं अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। बॉर्डर पे सब अपने अपने जगह बैठे हैं। और ये पहली बार देखा कि भारत के अंदर से कहाँ से कहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो बॉर्डर के जो पंजाब से पाकिस्तान के लगी हुई बॉर्डर के लोग तो ये कह रहे थे कि कहाँ युद्ध हुआ। पहले युद्ध होता था तो सैनिक बिल्कुल जो बॉर्डर पे लगे वो सारे घर के लोग दुखी हो जाते थे, और अब उसको छोड़कर कितने किलोमीटर अंदर तक पूरा माहौल बना। लेकिन ये चीज बताती क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी का युग जैसे बताती कि ये आदमी गया नहीं और ड्रोन एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन ये संकेत भी है और ये आनंद भी है। आज के इस दौर को समझने के लिए ये सब कुछ है। इसी प्रकार की व्यवस्था से मैं इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इसको कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है। ये यथार्थ की दुनिया जिससे हमको सबको रूबरू होना पड़ेगा। ये हमारा भारत है और ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है, जिनने ऑपरेशन सिंदूर के पहले से भी घोषणा की थी और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन तो चलाने की बात कही है, लेकिन उनने पूरे दुनिया में जियो और जीने दो का संदेश भी दिया कि हाँ, आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के कुछ किया है तो हमारी भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने यह दिखा दिया कि हमारे घर के अंदर अगर आतंकवादी आकर के कोई वारदात करते हैं तो हम उनके घर में जाके भी मार सकते हैं। यह संकल्प दिखाने का समय भी दुनिया के सामने आया। और ये बात भी सत्य है कि कोई भी युद्ध हो या कोई भी इस टाइप की घटना हो, जहां भी घटेगी वहां व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार घटेगा। क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जिसको सरल भाषा में कहें तो वासु भैया उज्जैन तरफ तो ऐसे ही कहते थे, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी में सभी को बोलते हैं कि गुस्सा करना तो आपको दोनों आप मुंह से हंसते हुए नहीं दिखाई दे सकते। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। हंसने के लिए तो खिलखिलाना पड़ेगा और गाल फुलाने के लिए आंखों में आपको जो दिखाना वह दिखाते रहना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौर में हमने सब देखा है। 15 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और कितने प्रकार से बदलते दौर में, और उसके बाद 22 का जो दूसरी बार जो उनने समझौता किया है, उस समझौते के बाद दुबई के साथ बराबरी के साथ आपकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 90% कस्टम ड्यूटी फ्री कर देना, यह केवल मोदी जी कर सकते हैं और किसी का कलेजा नहीं हो सकता। ये मोदी जी का आगमन दुबई के माध्यम से दुनिया को संदेश देना है कि कहाँ एक छोटा सा देश, लेकिन छोटे से देश से इतना बड़ा रास्ता खोला। जैसे मकान भला कितना ही भव्य क्यों न हो, जाने का दरवाजा तो छोटा ही होता है। वह दरवाजा दुनिया को खोलने का दुबई से तो खोला मोदी जी ने, और कहां से खोला।
दुनिया के महल में प्रवेश करने के लिए दुबई और दुबई से भारत आओ या दुनिया में जाओ, ये जो रास्ता दिखाया है, अब यहाँ से अफ्रीका तक और दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, दुनिया के सामने उदाहरण बना है। और वो जिनने नहीं खोले वो सब पछता भी रहे कि यार ज़्यादा अच्छा है कि दुबई का मॉडल रख लो, दुबई का मॉडल चल रहा है। और इसी आधार पर अब आप ही सब बता रहे हो कि क्या क्या और कैसे कैसे चल रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आप बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी इन योजनाओं को कोई दोहराना नहीं चाहूँगा। मेरे अधिकारियों ने सब सुना दिया आपको और आपने सब समझ लिया, मैं मान के चलता हूँ। अलग से मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, वो सारी बातें हो गई जितनी होना चाहिए। मजा तो कब आता है, हमने हर एक कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करने गए हूं, सबसे आनंद कब आता है, कब आता जितेंद्र भैया? अरे हाथ में प्रसाद दो तो मजा आता, बाकी तो हो रही है वो तो सुनाएंगे पंडित जी जो सुनाना है, जो होना सब हो जाएगा। हमारे यहाँ बड़ा मजा है इसका भी, कभी याद आपको दिलाता हूं। हमारे तीज त्योहार भी मजे दिलाते हैं। कौन बताएगा तीज त्योहार में क्या अंतर है? व्रत और त्योहार में क्या फर्क है? जितने भी व्रत होंगे, अर्थात जैसे आप व्रत को ऐसे समझ लो कि जिस दिन उपवास रहता है और त्योहार खाने को देता है, तो जितने भी पर्व होते हैं जैसे जन्माष्टमी पर्व से समझ लो आप, जन्माष्टमी रामनवमी सब दिन उपवास करना पड़ता है। और जैसे होली दिवाली तो बहुत खाने को मिलता कि नहीं, ईद पे भी मजे आते हैं, तो खाने को खूब मिले वो त्योहार, बाकी का पर्व इसका मजा है। तो मैं तो त्योहार मनाने आया हूं भाई, ये पर्व मनवा दिया जिनने मनवाना। इन व्यवस्थाओं से जुड़ करके मध्य प्रदेश सरकार के साथ दुबई और हमारे बीच परस्पर जिन बातों की आवश्यकता है वो कोई छिपी हुई नहीं है। सबको मालूम है कि फूड चेन की सप्लाई और फूड इंडस्ट्री के बारे की अगर संबंध दुबई से रखेंगे तो दुबई बदले में क्या देगा? दुबई को जो देना दुबई देगा। अब दुबई ने इतना दे दिया कि अवेयरनेस नहीं रहा तो दूसरी जगह लगाने की जगह मध्य प्रदेश ही दिख रही, और कहाँ ले जाएंगे? दुबई कम पड़ता है क्या? परमात्मा की दया से हम सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में जहां से चले होंगे, कुछ कुछ जगह की कभी कभी जगह का भी भाग्य रहता है और जगह पे भी भाग्य से आशीर्वाद मिलता है भगवान का। इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद जिसको दिया मैं वो दुबई में देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है। और जहाँ भगवान आशीर्वाद देता है वहाँ दूसरे राज्य के लोग भी आना चाहिए ना, कि हो गया यहाँ आशीर्वाद जितना देना था, इस आशीर्वाद को और फलीभूत करना है। परमात्मा की दया से ये सारे उद्यमशीलता में विशेषता एक रहती कि नोट तो बहुत पड़े बैंक में भी, लेकिन बैंक में पड़े हुए नोट बढ़ने के बजाय घटते हैं। ब्याज जो मिलता है बहुत थोड़ा ही मिलता है, क्यों बसु भैया? लेकिन बाहर जो उद्यमी रहता है वो बैंक की धनराशि को ब्याज से भी लेकर के उसको कई गुना ज़्यादा जोड़ के बढ़ा करके बैंक में अच्छा व्यापारी, कुशल व्यापारी बैंक की राशि भी वापस करता है और उससे कई गुना आगे बढ़ा के ले जाता है। आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी राज्यों ने अपने अपने कामों की गति बढ़ाई है और जैसा समय आया है, कभी हम सोच रहे थे कि कितना अंतर पड़ता था पहले भारत की तरफ देखने का, जब इकोनॉमी की तरफ केवल 14 से लेकर अभी तक देख लो, कहाँ तुलना तो आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हो। 47 में देश आज़ाद हुआ, 47 का देश आज़ाद, उस समय भारत का नंबर 15वां नंबर था उस समय से। दुर्भाग्य से 47 से लेकर 14 के समय तक जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो 11 नंबर की इकोनॉमी थी भारत की, और ये 10 साल में चौथे नंबर या तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। ये समय बदला। जब आप यहाँ आए थे तब सारे निराशा के बादल छाए हुए थे भारत के ऊपर, बाकी राज्यों पे भी। अब देखो पलट के तो मेट्रो ट्रेन भी, वंदे भारत ट्रेन भी, और बहुत जल्दी
अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। ये भारत बदल गया, ये आज का समय। ये टाटा के हमारे माननीय एयरलाइंस के सीईओ बैठे हैं साहब, और मैं आपके माध्यम से दुनिया के सामने ये डंके की चोट कह सकता हूँ, अकेले इसी कंपनी ने भारत से इतने सारे विमान का ऑर्डर दे दिया कि वो 10 साल में पूरा नहीं कर पाएगा। ये भारत बदलता दिया कि कितने सारे विमान खरीदने की बात कर दी। बताओ आप, तो मैं आंकड़े ही नहीं भूल रही हूँ। एक एक विमान कितने कितने का है? देखो इतने पैसे वाले के पैसे के विमान लाना यार, अपने क्या मतलब, फालतू पंचायत। ये देखो अब याद आया। तो ये है परमात्मा की दया। थोड़े पैसे हो तो एक एक चीज याद रखते हो। इतने हो जाए कि भूल ही जाओ। और ये आप नहीं, जब भारत का अच्छा समय था, जब अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ समय पहले तक ही राजा महाराजा भी सेठ साहूकार से ही पैसे लेने आते थे। तो भारत के अंदर पैसे को देने के लिए गिनने का सिस्टम नहीं था। और उसका कारण क्या था, आज आप समझ सकते हो। यहां पे तोल के दे देते थे, क्योंकि वो पैसे हमेशा सोने और चांदी में ही होते थे। तो गिनने से अच्छा तोलना सरल रहता था। तो तराजू पे तोल लो और दे दो, कहां चक्कर में पड़े। अब आज का समय ऐसा बदल गया। तो बदले हुए समय को ज्वेलरीज में बदलते हुए दुबई ने रास्ता दिखा दिया नहीं, वापस कस्टम फ्री करते हुए। ये जो आज का समय कैसा आया कि आज पूरे परिदृश्य में जैसे युद्ध के 3 अलग अलग दौर से निकली है दुनिया 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में। पहले हार जीत का, व्यापार का सारा सिस्टम 47 या बल्कि 71 के पहले। आज भारत की इकोनॉमी की तरफ से देखने में भारत ने भी कितनी गौर से आपके सबके साथ अधिकांश लोगों के संबंध अगर जुड़े हुए हैं भारत से, तो आप ध्यान देना। 1947 में देश आजाद हुआ। वो देश आजाद होने में उस समय का भी $1 और $1 बराबर थे। आजकल आप चैट जीपीटी में देख लेना, कोई अंतर नहीं था। लेकिन उस समय का हमारा 730 टन सोना ग्रेट ब्रिटेन के स्टेट बैंक में जमा था। अपना सोना वहां जमा था। और वो सोना जमा मोदी जी आए तब तक भी, बाकी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन केवल 100 टन ही भारत में आ पाया। बीच में तो मौका आया था जो हमने तो अपने लिए विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया तो कर्जे दे के सोने को गिरवे होते देखा है। लेकिन आज बदलते दौर में न केवल इकोनॉमी बदली, बाकी बड़े पैमाने पर हमारा रिजर्व सोना जो यहाँ रखा हुआ था 60 से 70% उठा के अपने देश में ले गए। ये वो अपनी भारत की अपनी ताकत बता रहा है कि कोई कारण से, किसी भी कारण से किसी देश से संबंध 19 से 20 से हो तो हमारा माल तो हमारे घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये व्यापारी से अच्छा कौन समझेगा। यही तो हमारे लिए बदलते दौर का आज भारत की ताकत है। हर वो चीज जिसके कारण से भारत की अपनी साख बढ़ सकती, वो सारे प्रयास चल रहे हैं। और इसीलिए आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश की ओर से हमारे सभी सेक्टर में आपका स्वागत है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, एमएसएमई इंडस्ट्री के अलग अलग सब प्रकार के, या आप वर्तमान के दौर में जिस भी क्षेत्र में आना चाहें। ये जो पॉलिसी बता रहे हैं वो आपने सबने सुन लिया अधिकारियों की। इन पॉलिसियों के अलावा भी आपको कुछ लाभ चाहिए, इसीलिए मुख्यमंत्री होने के नाते आपके बीच में आया हूं। उससे बाहर जाकर भी हमको मालूम है जिन जिन देशों ने उन्नति की है, वो सिंगापुर हो या दुबई हो, इसी प्रकार से बैठ के तो व्यापार करते थे। आप बताओ आपको क्या चाहिए। पहले ये सुनते थे तो हमको अचंभा लगता था कि ऐसा कोई होता है क्या। सरकार की पॉलिसियां तो वो लिखी रहती, वही करना पड़ती। लेकिन ये ध्यान में आ गया कि हाँ ऐसा होता है। ये जो सरकार की कैबिनेट कमेटी होती है, वो कैबिनेट कमेटी ये पूरी सक्षम होती है, लेकिन ये सक्षम होने के लिए रास्ता दिखाने वाले 56 इंच के सीने वाले बैठे ना दिल्ली में, उनको ही मालूम है कि हाँ ये होता है।
क्योंकि व्यापार की समझ बढ़ाने के लिए, देश को संपन्न बनाने के लिए, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, और खास करके अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो ये हमारे अपने राज्य के अंदर की जो वर्तमान की सरप्लस जो स्थिति है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर गेहूं अच्छा है, सरबती है, उनको सही दाम दिलाना है, तो सही दाम दिलाना तो केवल मुझे सरकार चलाते हुए केवल मंडी की तरफ देख करके मध्य प्रदेश से बाहर नहीं आऊंगा तो मैं अन्याय करने वाला हूं, क्योंकि वो उनकी सही दाम दिलाने के लिए जहां जहां मार्केट की गुंजाइश होगी उस मंडी तक मुझे पहुंचना चाहिए, तो मैं वहां के नागरिकों के साथ भी भला करूंगा और आपको भी योग्य दाम पर अच्छे से अच्छा माल दिलाऊंगा, ताकि ये दोनों का परस्पर व्यापार का कायदा एक तरफ नहीं, एक तरफ कुशल श्रमिकों की अच्छी संभावना मध्य प्रदेश में है, तो उन अच्छे लोगों को अच्छे काम की, उनकी अगर स्किल डेवलपमेंट का अच्छा काम उन्होंने किया है तो जहां मार्केट है वहां तक लोग पहुंचाना ही नहीं। मुझे मालूम है नरेश जी के बारे में और वासु भैया के समय आपने बड़ी कठिनाई में आए थे, मुझे नहीं मालूम कि कोई IIT या कोई इस प्रकार से करके गए, मैं बुरा नहीं मानता हूं, मैं भी मान के चलता हूं, लेकिन ये जिंदगी के अनुभव से IIT IIM से भी कई गुना ज्यादा आपकी डिग्री अनुभव की डिग्री है, जिससे हम में से आगे लोग बढ़े। ये जो अपने अंदर की क्षमता है, जो योग्यता है, ये और कहीं नहीं मिलती है। भारतीय माता बहनों के किचन में हल्दी, मिर्ची, नमक, तेल, घी, उसका जो मसाले का जो आनंद है वो कहाँ से कहाँ पहुंचाता हमको मालूम है। वो मसाले की महक गोविंदा में आज मैंने आनंद लिया है आपके माध्यम से। आज वही कार्यक्रम हुआ था टेक्सटाइल हब में, कितना अच्छा लगा वाकई में कि ये जो आपने शुरुआत की थी शायद वो टेक्सटाइल सिटी, क्या बोलते, टेक्समॉस है ना आपने। मैं जब देख रहा था गौर से तो मेरे को उसमें जो भी प्लानर होगा उस प्लानर की बुद्धिमत्ता व्यापार को बढ़ाने की भी दिखी, क्योंकि वो सरकारी अगर आधार पे होता तो मैं मान के चलता कि सबके ऊपर RCC की छत डलवा देते। उसकी हाइट ऐसी नहीं रखते कि आपने फोल्डिंग चद्दर के ऊपर शेड बना हुआ, नीचे 1, 2, 3 फ्लोर, आपको चाहिए जितना कर लो, ऐसे ही है ना भैया। आगे का हमारा शोरूम, पीछे का गोडाउन, और गाड़ी घोड़े निकालना, और आग वाग लग जाए तो सब दूर छोटे छोटे रोड निकाल करके बढ़िया शानदार बना दिया। और इतनी अच्छी प्लानिंग बहुत तरीके से आपने की, यहाँ के लिए भी समसामयिक है, और ये मॉडल हम वहाँ भी ले जा सकते हैं। वासु भी आपने क्या नहीं, यहाँ से जरूर ले जाना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ये मॉडल उतार दें। ऐसी कई सारी चीज़ें सीखने लायक, लेकिन आज तो आपने सबने दिल से इतनी देर तक सुना। ये लगता है कि व्यापारियों को इतनी देर तक भाषण सुनना ये भी बड़ी परीक्षा का काम है, मामूली बात नहीं है। लेकिन व्यापारी वो जो आखिरी तक देखे और फिर निर्णय करके करना क्या है, तिल्ली में तेल कितना है वो देखने का तो मजा, ये तो व्यापार के सच्चा कायदा है। तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश के साथ जब हम अपने विभागों की अलग अलग पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं, आप सबके लिए मेरी अपनी ओर से दरवाज़ा खुले रखने का आग्रह करते हुए आइए मध्य प्रदेश सरकार के साथ जुड़िए। अपने व्यापार व्यवसाय, अपनी कुशलता, अपने तमाम प्रकार की संभावनाओं पे हम और आप लंबे समय तक साथ चलेंगे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके ज़बान से निकला एक एक शब्द जैसे दिल को छू रहा था और दिल में घर कर रहा था। आपके बातों के जोश और उसमें जो अपनापन था उसको हमने बहुत सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स एंड क्लियर रोड मैप फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन मध्य प्रदेश। देयर इज अ मोमेंट हियर वेयर वासु श्राफ जी वांट्स टू प्रेजेंट अ मोमेंटो। एक स्मृति चिन्ह की प्रस्तुति है इस वक्त जो माननीय मंत्री महोदय को दिया जाएगा वासु श्राफ जी की तरफ से। आप लोग सबकी भरपूर ताली टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस इंसाइटफुल सेशन। May I now invite Mr. Sudan Khade, Commissioner Jan Sampark, for the vote of thanks. अनंत संभावना का प्रदेश मध्य प्रदेश के बिजनेस फोरम में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश और भारत के लिए टेक्सटाइल क्षेत्र में
जिन्होंने एक बहुत ही ऊंचा काम किया, श्री वासु श्रॉफ जी, जिनके नेतृत्व में पिछले 2 दिन से और जिनके व्यक्तित्व से हम सभी प्रभावित हैं, ऐसे हमारे सीजी सतीश कुमार सिवान जी, जिनके नाम में ही साहित्य है और उन्हें अपना साहित्य सबके सामने दिखाया भी और बहुत ही अच्छे तरीके से कविताएं की। साहित्य चतुर्वेदी जी, मेरे सीनियर अधिकारी संजय दुबे सर, शिवशंकर शुक्ला जी, राघवेंद्र सर जी, मेरे कलीग इलायराजा चंद्रमौली शुक्ला जी और फ्रेंड्स ऑफ एमपी। पिछले 2 दिन से लगातार हमको दिल से चाहने वाले, प्यार देने वाले दुबई के सभी भारतीय, दुबई के सभी नागरिकगण, जिन्होंने इस ग्रेट नेशन को अपने बहुत महानतम योगदान से बड़ा बनाया है, ऐसे सभी साथियों को, मीडिया के सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो प्रयास और पिछले 2 दिन से हो रहा है उसका डेफिनेटली फायदा दुबई और मध्य प्रदेश को होगा। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार इस फोरम में आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। Thank you, Mr. Sudham Khare. Thank you very much. With this, we conclude the form. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस राज्य में आदिवासी हिंसा पर चुप थे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के मंत्री और भाजपा नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब राहुल गांधी और न दीपक बैज ने आदिवासी समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा पर कोई आवाज उठाई। अब जब सत्ता में नहीं है तो आदिवासी नेताओं से बैठक कर रहे हैं। दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में युवराज राहुल गांधी, जिनको ये न्याय योद्धा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनसे मिटवाने ले गए थे। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तब न दीपक बैज न मोहन मरकाम जी इसके संदर्भ में आदिवासी हितों की बात कभी नहीं कर पाते थे। जिस तरीके से अत्याचार होता था उस पर कभी उन्होंने प्रश्न उठाया नहीं, कभी उस पर आवाज़ नहीं उठाई। और आज वो राहुल गांधी से मिलाने ले गए तो राहुल गांधी से क्या उन्होंने इस बात पर प्रश्न पूछने की हिम्मत की कि क्या उनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब उन्होंने यहाँ पर जो बाहर के लोगों को सांसद बना करके भेजा, तब उनको यहाँ के आदिवासियों की चिंता नहीं थी? यहाँ के एक भी आदिवासी को आपने सांसद के लायक नहीं समझा। आपकी सरकार के समय में जो हमारे आदिवासियों के जो चरण पादुका है तेंदुपत्ता संग्रामों का, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये जो आदिवासियों के प्रति जो आपकी जो सोच है, जो अत्याचार है, ये लगातार आपकी सरकार में जिस तरीके से आदिवासियों को पीड़ित किया गया, राहुल गांधी के सामने स्पष्ट आपने किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप आदिवासी हितों की बात करने गए थे या आदिवासी विधायकों को ले जा करके गांधी परिवार की चरण वंदना करने गए थे? ये बात आप जनता के समझ जरूर रखिएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व युवा कौशल दिवस पर यूपी में विशेष कार्यक्रम। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों को लेकर कई अहम समझौते किए गए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बीच हुए समझौते के आदान प्रदान के क्षणों की साक्षी बने। आयामों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अनुबंध के आदान प्रदान हेतु मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज से प्रोफेसर शिवेश श्रीवास्तव जी, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तथा प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी
और ये अनुबंध का आदान प्रदान कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा देगा। उदीयमान क्षेत्रों हेतु नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे तथा उनके प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि ये कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज विभाग का नॉलेज पार्टनर बन गया है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन उद्योग प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री ट्रेनिंग एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा को संवार कर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने में हमारा सहयोग किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मनोज झा बोले, बिना पराश्रम फैसला लोकतंत्र के खिलाफ। राज्य सांसद मनोज झा ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निर्णय बिना आपसी चर्चा, संवाद और राजनीतिक सहमति के लिया गया है। आपने किसी के निर्देश पर तय कर लिया कि ये प्रक्रिया पूरी करनी गई है। लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं ऐसे नहीं चलती। आप छोड़ दीजिए, मैं कहूं ना, एक एक पत्रकार जो बिहार के हैं और दिल्ली में हैं, आप उनसे जाके पूछिए उनकी क्या स्थिति है। बिहार के एक अखबार की बात मैं नहीं करूंगा, बिहार का एक हिंदी दैनिक डेली कवर कर रहा है। स्ट्रिंगर्स, रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, हर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो चांद नहीं मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, कह रहे हैं कि ये परेशानियां हैं। आप इतने प्रेस टाइमलाइन में बिना पारस्परिक विमर्श के और भागीदारी के, आप सिर्फ इसलिए कि आपने बैठा बिठाए एक चीज सोच लिया, किसी के इशारे पर सोच लिया कि इसको मुकम्मल करना है, कम वॉट में, ऐसे लोकतंत्र नहीं चला करता, ऐसे संवैधानिक संस्थाएं नहीं चला करती हैं। तो कोई भी हो, नेता प्रतिपक्ष लगातार संपर्क में है और हम कोर्ट की हियरिंग का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्योटिक सिचुएशन है, अराजक सिचुएशन है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपने 2003 वाला किसी को स्मरण भी है? कोई विरोध हुआ, हाहाकार मचा, आपने कोहराम मचा के रख दिया है हर आदमी पर। लेकिन कौन है ये गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उनके नाम ना हो, वो बेचारे इधर से उधर घूमते रहे। ये एलीट तंत्र नहीं है, या ये सिर्फ तंत्र नहीं है, इसमें लोक है और लोक का सम्मान करना पड़ेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 2004 से हो रही बेअदबी, बाजवा अब सवाल उठा रहे। छत्तीसगढ़ से पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। बेअदबी विधेयक पर हुई बहस के बाद कैबिनेट मंत्री तिरुनप्रति सिंह सोड ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर तीखा हमला बोला है। प्रताप सिंह बाजवा 5 बार विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और अब नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। लेकिन बेअदबी के लिए ये मामले 2004 से 2021 साल से हो रहे हैं। तब ये कहा थे। सोड ने आरोप लगाया कि बाजवा बार बार तैयारी की कमी और जानकारी के अभाव की बात कहकर सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं। कुछ चेंजेस करके प्रताप सिंह बाजवा जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਦਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 10 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ कि कमाल की गल है 2004 तो बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, 2025 आ गया, 21 साल तो घटनावां हो रही हैं। कदे कहते जी असीं तैयारी नहीं करके आए, कदे कहते जी सानू इहदे बारे च पता नहीं। भी भाई साहब फिर तुसीं एवें ही चुन के आई जांदे हो जे तुहानू इहदे बारे च नॉलेज नहीं। कल इन्ना इंपॉर्टेंट टाइम विधान सभा का जिथे चर्चा होनी सी, डिबेट होनी सी, वो खराब करके रखता। कहंदे सानू दस्सिया नहीं। की दसना है जी? बेअदबी के बारे की दसन की जरूरत है? बच्चा पंजाब का जानता कि बेअदबियां किवें हो रही हैं, किहदे टाइम च हो रही हैं, किस तरह ना हो रही हैं, तो उहदे लई भी इन्हां नूं टाइम चाहिए। सो बेसिकली इन्हां नूं टाइम जिहड़ा चाहिदा सी ना, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ
ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ मतलब कि बॉल नूं ऐ स्पिन करन दे लई अज ये अपनियां तैयारियां करके आए होने ने। कोई नहीं, जे करके आए असीं भी तैयारियां करके आए हैं। अज इन्हां नूं तकड़े हत्थी नजिठांगे, दसांगे इन्हां ने पंजाब दी बर्बादी किवें कीती। अश्विनी शर्मा कहंदे बिल दा असीं समर्थन करांगे, लेकिन सरकार दी मंशा कहंदे सानूं उस दे उपर शक है। अश्विनी शर्मा जी कोल होर विकल्प की है ये तो दस दो। विरोध करके तो देखण, पंजाब दे लोक इन्हां नूं जे पंजाब च रहण दे देण तां कि इन्हां को विकल्प है कोई नहीं। क्योंकि एक ऐसा बिल मुख्य मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी लैके आए ने, जेड़ा बिल समूह पंजाबियां दे लई है, पंजाब वासियां दे लई है और साडे धार्मिक जिन्ने ग्रंथ ने सारियां दे पावनता ते पवित्रता दे लई है। धन्नवाद जी। साडा जिहड़ा बिल है और जिहड़ा कांग्रेस और अकालियां ने पेश कीता सी, की साडा टोटल डिफरेंट है जी। इहदे बारे तुहानूं 2 घंटे तक सारी जानकारी दे दिंदे हां। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गडकरी बोले, शहरी ग्रामीण समस्याएं अलग, समाधान की अलग। चाही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्राम विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं अलग अलग है और उनके समाधान के लिए भी अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अगर जल, जमीन, जंगल और जानवरों के आधार पर उन्नत और व्यवहारिक तकनीकी अपनाई जाए तो ग्रामीण भारत की तस्वीरें पूरी तरह बदल सकती है। शहरी क्षेत्र की अलग समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र की अलग समस्या है। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा तो वहां भी परिस्थिति बदल सकती है और वहां के लोगों को शहरों में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ग्रीन फ्यूल में 2004 से मिशनरी के रूप में काम करता हूं और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हूं। मेरी गाड़ी इनोवा टोयोटा वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, जो कॉर्न से, बोरकन राइस से, मोलाइसिस से, शुगर केन जूस से बनता है और वो 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी में मैं चलता हूं। हाइड्रोजन की गाड़ी है मेरे पास। तो ये किसान तैयार करता है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि कॉर्न की कीमत 1200 रुपए क्विंटल थी। हमारे देश में अभी कॉर्न से इथेनॉल बनने की अनुमति मिली। अब कॉर्न की कीमत हो गई 2600 रुपए क्विंटल और ये कॉर्न की कीमत ज्यादा होने किसानों को अच्छे पैसे मिलने लगे तो पूरा यूपी, बिहार और पूरे देश में कॉर्न 4 गुना ज्यादा लगा। अब मार्केट में 2400 रुपए क्विंटल कॉर्न की कीमत है। कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है जिसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। अब 1 लाख करोड़ उसमें बच रहे, इंपोर्ट कम हो रहा है और ग्रीन फ्यूल जो है उसका पोल्यूशन 0 है। तो ये जो रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम लोग वहां कोई हुनर के साथ, कोई नई नई चीजों के साथ, अनेक एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड मिलता है उससे अच्छा काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बन गई है यात्रा। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने बयान दिया, फिर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने यात्रा के बढ़ते राजनीतिकरण और व्यवस्था पर असर को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। करीब 15 से 20 साल पहले ये यात्रा बेहद सीमित होती थी, अब इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं और ये एक राजनीतिक आयोजन का रूप ले चुकी है। उदित राज ने सरकार पर करोड़ों रुपए खर्च करने, फूल बरसाने और हवाई जाम करने जैसे पहलुओं पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये शुरुआत 15-20 साल पहले करें तो बहुत कम लोग निकलते थे। अब इसका एक पॉलिटिकल रूप ले लिया और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रही है सरकार, फूल बरसाए जा रहे हैं, हाईवे जाम हो गया है। और दूसरी तरफ जो कांवड़ में शामिल हो रहे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो इतना उत्पात कर रहे हैं। आपके सवाल में भी जवाब छुपा हुआ कि स्कूल बस तोड़ करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि स्कूल बेकार है, स्कूल की पढ़ाई बेकार है। दूसरी बात है कि जरा सा भी किसी से टच हो जा रहा है तो फिराक में रहते हैं मारपीट करने के लिए।
और इसमें भी कम्युनल एंगल निकाला गया, जो कांच सड़क पर पाया गया, तो उसमें भी यह कहा गया कि हो सकता है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, लेकिन खैर जांच में पता लग गया कि ऐसा नहीं था। तो इस तरह से कहाँ हमारा देश एक तरह से स्पेस में भेज रहे हो, एक तरह से हम डिफेंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इसकी ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह चीज़ों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक बात हो रहा था, मैंने भी अपने स्तर पर जांच कर रही है, बीजेपी के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, आरएसएस के घर वाले हैं, उनके बच्चे बिल्कुल नहीं हैं कांवड़ में। वो क्यों नहीं कांवड़ में जा रहे हैं? क्या वो धार्मिक नहीं है? क्या धार्मिक की ओर पिछड़े लोगों को बनाने के लिए है? तो इस तरह से इसका मकसद समझ सकते हैं कि इसको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। धार्मिकता होता तो मारते पीटते, मौके की तलाश में है। और बहुत चीजें मैं कहना नहीं चाहता हूं, कहने में लगेगा कि देखो धर्म के खिलाफ है। मैं धर्म के खिलाफ क्या हूं? ये जांच कर रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी है, क्यूआर कोड कौन क्या है क्या नहीं है। और सरकार के लोग जांच करें, अधिकारी की जांच करें तो अलग बात है। क्या नहीं कर रहे हैं? क्या यही धार्मिकता है इनकी? तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं धार्मिक हैं भाई? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी के बयान पर दिया करारा जवाब। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मतदाता सूची और चुनाव आयोग के अधिकारी को लेकर बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ा जवाब दिया है। मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकार अब बहस का विषय नहीं है, क्योंकि ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। उन्होंने विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता और दल ओवैसी पर सवाल उठाए हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्यों इतना उत्तेजनिक हो रहा है। क्या इसका घुसपैठियों मतदाताओं से कोई संबंध है? क्या इन्हें राजनीतिक लाभ मिलता है? इलेक्शन कमीशन को क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, ये बहस का विषय इसलिए अब नहीं रह गया क्योंकि यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत के सामने पहुंचा था। और देश की सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी थी और उस टिप्पणी के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उससे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ओवैसी, ये सभी लोग क्यों बौखला रहे हैं। ये जो घुसपैठिए जो वोटर हैं, क्या इनकी कोई रिश्तेदारी है उनसे इनको राजनीतिक रूप से लाभ मिलता है? अरे ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत होना चाहिए था, इसकी सराहना होनी चाहिए थी और सभी दलों को करना चाहिए था। अगर कोई अभी संसार में नहीं रहा, मतदाता सूची में बना हुआ है, तो नाम निकलना चाहिए। कोई भारत का नागरिक है वह तो मतदाता सूची में रहे, कोई विदेशी घुसपैठिया अगर मतदाता सूची में आ गया है तो उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हो हल्ला कर रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि बिहार के अंदर होने वाले चुनाव में एनडीए बहुत लंबी बढ़त ले चुकी है और जिसके सामने ये टिक नहीं। धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा सरकार के सिस्टम ने ली बेटी की जान। ओडिशा की एक कॉलेज छात्र की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस छात्रा ने अपने ही प्रोफेसर द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद तिवारी ने अपने बयान में साफ कहा कि ये सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के सिस्टम ने एक बेटी की जान ले ली है। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। ये भाजपा सरकार के सिस्टम ने एक बेटी को उनके सिस्टम ने मार डाला है। जिस तरीके से उस बेटी को न्याय की जगह यातनाएं मिलती रही, चारों तरफ से हतोत्साहित किया गया, आखिर में बेटी हार गई। आज बेटी नहीं हारी है, भारत की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था हारी है। हमें न्याय नहीं मिला उस बेटी को। हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन शांति तभी मिलेगी जब दरिंदों को और दरिंदों से साथ इस सिस्टम को भी
कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी का, ऊपर से लेके नीचे तक बेटियों का खिलाफ है। कोई परित्याग करता है, कोई उसके हक से महरूम करता है और कोई हत्या करता है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कोई इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है, बिहार चुनाव से पहले होनी जरूरी है। निसंदेह हम लोग जब लोग चलती है पार्लियामेंट, आपस में बैठकर सारे मुद्दे साथ उठाते हैं। बैठ के हम लोगों की निरंतर होती रहती है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, महाराष्ट्र और बिहार में सही समय पर सही दलों के साथ ये बैठक होगी। सर, अमेरिका राष्ट्रपति फिर भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही है। अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।